नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। अभी सीरीज चल रही है यहाँ पे आउटलुक 2025 में। धीरे धीरे चाहूंगी कि यहाँ पे सारी कमोडिटीज को मैं मोस्टली जितने जो मेजर कमोडिटीज है उसको कवर करूं। गोल्ड के आउटलुक पे काफी बढ़िया रिस्पांस आया था। जो लोग नहीं ये वीडियो देखे वो यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, मैंने वीडियो डाला है गोल्ड आउटलुक 2025 करके। अब यहाँ पे आज बारी है सिल्वर पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि काफी सारे दर्शकों का आया कि अब आप सिल्वर पे वीडियो बनाइए। सिल्वर पे भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया है, और सिल्वर ऐसी कमोडिटी है जिसे हम कहते हैं पुअर मैन्स गोल्ड। और यहाँ पे इस कमोडिटी ने अपनी रिटर्न से भी ये दिखाया है कि ये अब बिल्कुल चमकती हुई धातु है, और आने वाले समय में आगे का जो 2 से 3 साल है ये काफी ज्यादा इसके लिए मजबूती वाला साल होगा। और काफी सालों से हम लोग वो बोल रहे थे कि बेस मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती है और गोल्ड की भी प्रॉपर्टीज होती है, और इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को। लेकिन पहली बार 2024 में हम लोगों ने ये होता हुआ देखा है। तो जानेंगे एक छोटे से प्रेजेंटेशन के जरिए कि किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे अगर हम ध्यान दे दें, तो इंटरनेशनल सिल्वर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे दिखाया है। अगर मैं इसे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर देती हूँ तो आपको ये इजिली विजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर आपको यहाँ पे रहा। एक वीक में इसका रिटर्न जो है 1.4% है, महीने में 0.38% है, यानी कि यहाँ पे एक मतलब कि एक करेक्शन भी आया था। लेकिन ईयर टू डेट यानी कि मतलब मान लीजिए कि 13 तारीख है, तो 13 तारीख तक ये 6% तक का रिटर्न दे चुका है। ओवरऑल देखा जाए तो 32%, 3% का रिटर्न यहाँ पे पिछले एक साल में सिल्वर ने दिया है। वहीं अगर बात की जाए गोल्ड में, तो गोल्ड ने 32% का रिटर्न दिया है, यानी कि छोटे ही उससे सही। लेकिन यहाँ पे अब सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। लेकिन 3 साल का दायरा लेते हैं यहाँ पे, तो गोल्ड का जो रिटर्न है ये 49% है, जबकि सिल्वर का रिटर्न यहाँ पे मात्र 35% है। अब यहाँ पे कुछ समीकरण ऐसे बन रहे हैं जिसमें मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे अब आपको एक अपसाइड जो है सिल्वर में देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से ये प्रेजेंटेशन आपको विजिबल होगा। इस प्रेजेंटेशन के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या यहाँ पे बुलिश और बियरिश फिगर्स होंगे। क्योंकि सिल्वर ऐसी चंचल कमोडिटी है जिसमें आप एक जो कह सकते हैं जो डाउनसाइड मूव भी होता है वो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना होगा। तो ट्रिगर्स ऑफ सिल्वर 2025 यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ी बात है कि हम बुलिश फैक्टर देखेंगे। डिमांड यहाँ पे बहुत ज्यादा है, सप्लाई साइड कम है। ये मैं डेटा के जरिए आपको बिल्कुल नंबर्स में बताऊंगी। यहाँ पे ईटीएफ की बाइंग बढ़ रही है, यानी कि फिजिकल में तो हमारा खरीदारी हमारी हो रही है। चाइना में भी कहा जा रहा है कि आप सिल्वर खरीदें। ईटीएफ में भी हमारी जो बाइंग है वो यहाँ पे बढ़ रही है। और स्टिमुलस पैकेजेस एंड इंटरेस्ट रेट कट, आप कहेंगे कि स्टिमुलस से क्या मतलब है? अगर स्टिमुलस पैकेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे चाइना में आ रहा है, और इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, इससे इकोनॉमी में बढ़ावा मिलेगा। और इकोनॉमी में बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी। और चूंकि सिल्वर एक प्रेशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है ये यहाँ पे सिल्वर को देखने में मिलेगा। और फोटोवोल्टाइक और क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, जितनी चीजें ये बातें हो रही है ना, ये सब सिल्वर के इंडस्ट्रियल डिमांड को बढ़ा रहा है। टॉक ऑफ एंड ऑफ वॉर, जब यहाँ पे ट्रम्प नहीं भी आए थे, जब उनका रुझान भी नहीं आया था मेजोरिटी का, तो उन्होंने अपने मतलब मैनिफेस्टो में बोला था कि अगर वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं तो वहां पे ये वॉर को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने 100 दिन का एक टाइम भी लिया है, टाइमलाइन की, इसमें वो वॉर रोकने की कोशिश करेंगे। तो आप कहेंगे वहां पे आपको गोल्ड प्राइसेस में वॉर प्रीमियम जाएगा, लेकिन सिल्वर में ज्यादा फॉल नहीं आएगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। क्लाइमेट पॉलिसीज, आप बोलेंगे ये तो क्रूड के लिए होता है, आपने यहाँ क्यों डाला? क्योंकि जितना भी क्लीन एनर्जी की बात होगी, ईवीज बनेंगे, ये सब आपको सिल्वर में इजाफा उसके डिमांड को करेगा। अब आपने बोला कि ट्रम्प को तो आपने बुलिश में भी डाल दिया, बेरिश में क्यों डाला? यहाँ पे ट्रम्प अगर यहाँ पे बहुत सारा इंपोर्ट ड्यूटी और अदर यहाँ पे ट्रेड टसल्स करते हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड पे फर्क पड़ सकता है। अगर वो बहुत स्टबन होते हैं तो एक बार बेस मेटल से लेके क्रूड ऑयल तक भी इम्पैक्ट आना चाहिए। अगर वो आता है तो परेशानी होगी बीच बीच में सिल्वर को। स्लो डाउन न्यूज, चाइना में स्लो डाउन की न्यूज है, डिफ्लेशन की बात वहां पे हो रही है। लगातार 27 महीने तक इन्फ्लेशन कम होता गया है। वैसे कंडीशन में जब वहां पे स्टिमुलस दे रहे हैं और लगातार इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कट करने के सिचुएशन में भी अगर
इन्फ्लेशन कम हो, दिस इज नॉट द गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी। तो यहाँ चाइना में ऐसा हो रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट का डिले होता है, गोल्डमैन सैक ने आज की रिपोर्ट में कहा कि पहले तो 3 इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही थी फेड के द्वारा, अब वो बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पे हो सकता है यूएस में। तो जैसे इंटरेस्ट रेट कट कम होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, डॉलर इंडेक्स जो है वो बिल्कुल हायर साइड जाएगा, ट्रेजरी हायर साइड जाएगा, और यहाँ पे जितने भी डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटी है वो यहाँ पे लोअर साइड में आएगी। तो मुझे बेयरिश में इनफैक्ट एक और डालना चाहिए था कि हायर साइड ऑफ डॉलर इंडेक्स, जो कि मुझे लग रहा है कि 114 तक भी जा सकता है 2025 में। अब यहाँ पे इस डेटा को आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। अगर ये डेटा आप देख लेते हैं तो आप समझिए कि सिल्वर के फंडामेंटल्स को आपने एक स्लाइड में पढ़ लिया है। तो हम चलते हैं 2014 से लेके 24 तक का हमारा एक टोटल सप्लाई है। टोटल सप्लाई अगर 14 में लीजिए तो यहाँ पे 1054 मिलियन आउंसेज है। मिलियन आउंसेज आप यूनिट जरूर ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ पे गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, बिल्कुल डिक्लाइनिंग है। ये 3 डिजिट में आ गया, फिर यहाँ से बढ़ने की शुरुआत हुई, लेकिन रैली कैचअप नहीं किया। यहाँ पे शुरुआत हुई है बढ़ने की, लेकिन सिर्फ 2% का इजाफा हुआ है यहाँ पे 2024 में। अगर बात की जाए डिमांड की, तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया है कि रिसाइकलिंग, अब आप देखिए रिसाइकलिंग भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ा है। कोई भी धातु जब बहुत ज्यादा हायर साइड होती है तो उसका रिसाइकलिंग बढ़ जाता है। यहाँ पे रिसाइकलिंग बिल्कुल कम था, बिल्कुल कम था। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़े रिसाइकलिंग बढ़ती गई। उसने एक एड ऑन किया, प्रोडक्शन सिर्फ 1% बढ़ा है, रिसाइकलिंग यहाँ पे 5% बढ़ा है, और यहाँ पे नेट ऑफिशियल सेक्टर का सेल जो है वो यहाँ पे कम हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे 2% का इजाफा आपको सप्लाई में देखने को मिल रहा है। डिमांड में कहेंगे तो डिमांड में इंडस्ट्रियल डिमांड 7% बढ़ा है, फोटोग्राफी यहाँ पे -4 है। फिर आपको ज्वेलरी डिमांड 5% से बढ़ा है, सिल्वर वेयर 5% से बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे ई दिया है, ई में एक्सपेक्टेड होता है। फाइनल डेटा 24 का आना बाकी है। सिल्वर वेयर में 5% का यहाँ पे रुझान है। नेट फिजिकल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम हुआ है, और नेट हेजिंग डिमांड कम हुआ। आप बोलेंगे हेजिंग डिमांड -7% कम हुआ है, तो आप कैसे बोल सकती हैं कि डिमांड कम हो रहा है और प्राइसेस ऊपर साइड है? ये पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेट हेजिंग डिमांड क्या होता है? जब मैन्युफैक्चर बायर्स जो हैं उनको लगता है, मैन्युफैक्चरर्स जो उनको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट है, आने वाले समय में इसका हेजिंग करना जरूरी है क्योंकि प्राइसेस कम हो सकता है, तो वो हेजिंग में जाते हैं। अब उन्हें लग ही नहीं रहा है कि इस चीज की प्राइसेस यहाँ पे कम होगी, इसलिए वो डी हेज कर रहे हैं। डी हेज करने का मतलब है कि आने वाले समय में प्राइसेस जो है वो हायर साइड होगा। तो यहाँ पे टोटल डिमांड 1% के करीब यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं ओवरऑल, तो सबसे बड़ा सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है। वहां पे 7% का इजाफा जो है वो क्वांटिटी वाइज इसको काफी ज्यादा कर देता है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट भी हमारा जो है इस बार बढ़ने की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि जो हमारा ईटीएफ बाइंग है वो बढ़ा है। तो ओवरऑल 7% का यहाँ पे एक इजाफा देखने को मिला था, और यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि प्राइसेस और यहाँ पे हायर साइड रहेगा। अब आप कहेंगे कि कौन कौन सा डिमांड यहाँ पे बढ़ा है, तो 2014 से 2024 इस 10 साल में 56% जो डिमांड है वो सिल्वर का यहाँ पे बढ़ा है। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ बढ़ा है? सोलर पैनल्स में यहाँ पे बढ़ा है, ऑटोमोटिव सेक्टर में बढ़ा है, एआई में बढ़ा है, और सिल्वर वेयर, ये सब में आपको बढ़ने में देखने को मिला है। एआई में आपको कॉपर का डिमांड बढ़ा है, सिल्वर का डिमांड बढ़ा है, क्रूड का डिमांड बढ़ा है, क्योंकि एआई जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को खर्चा करके लेता है यहाँ पे। और अगर हम सीजनैलिटी की तरफ यहाँ पे देखें, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं आपको समझाऊंगी। काफी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सिल्वर में यहाँ पे कब डाउन साइड आएगा। तो यहाँ पे आप देख लें, ये महीना यहाँ पे फेब्रवरी का, जनवरी से है, फेब्रवरी का महीना है। तो जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ से फेब्रवरी से लेके जून तक का एक डाउनसाइड है। और जून के लो पे अगर आप खरीदना शुरू करते हैं तो सितंबर तक एक अपसाइड है। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपको एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जनवरी जनवरी में आप बिल्कुल रहिए अभी कि एक बाय जो है फेब्रवरी तक आएगा। लेकिन फेब्रवरी में जो भी हाई लगता है वो मैं आपको बताऊंगी कि हाई कहाँ तक जा सकता है। वहां से आपको 101.9%, 102 मान लेते हैं, इसको हम 94 मानते हैं, यानी कि 8% तक प्राइसेस इस टाइम पीरियड में गिर सकता है। तो आप बोल रहे हैं कि ईटीएफ बाइंग आपको कब करनी चाहिए? अगर आप लो पे करना चाह रहे हैं तो ये जो जोन है आपको
अप्रैल मई जून, ये जोन में आप जाके एक मोटा पैसा जो है इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये तुरंत यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट जो है ये देगा। अब ये 94% से ये सीधा आ रहा है 107 तक, यानी कि लगभग आपको 13% तक का रिटर्न जो है ये आपको देगा। तो सीजनैलिटी बोल रहा है कि फरवरी से लेके जून एक डल महीना है, डल सीजन है सिल्वर के लिए। और जून के लो पे अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पे सितंबर तक हम अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं। और फिर अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम यहाँ पे फॉल आता हुआ देखेंगे। तो 3 लेग में हमें काम करना है, अभी हमें बाइंग में रहना है, फिर हम फरवरी से यहाँ पे सेलिंग में रहेंगे। तो हमें यहाँ पे जून तक मोटा मोटी एक सेल सेल का सिचुएशन रहेगा, सेल एट हाई की स्ट्रेटजी होगी। और जून ऑनवर्ड्स यहाँ पे अगर हम बाइंग करते हैं तो ये सितंबर तक चलेगा बाइंग का माहौल, और फिर यहाँ पे सेलिंग का मौसम आएगा। और इन बिटवीन मैं आपको यहाँ पे अपडेट देती रहूंगी, जब भी लगेगा कि क्लैरिटी नहीं है या फॉर द टाइम बिंग सीजनैलिटी को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ आपसे बताती रहूंगी। अब यहाँ पे जो लोग भी ट्रेड करते हैं वो गोल्ड सिल्वर रेशियो को जरूर फॉलो करिएगा। बेस इसका ये है कि 2000 मैंने 1988 से भी पहले से लिया है गोल्ड सिल्वर रेशियो को। और यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डेटा है ये कॉमिक्स का डेटा है, क्योंकि इतना पुराना डेटा 2004 में हमारा गोल्ड सिल्वर लॉन्च हुआ था एमसीएक्स पे। तो पुराना डेटा के लिए आपको रेफर करना होता है बाहर की मार्केट का गोल्ड सिल्वर। तो ये मैंने लिया है गोल्ड और सिल्वर रेशियो। अब आप बोलेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या होता है? गोल्ड प्राइसेस डिवाइडेड बाय सिल्वर प्राइसेस, यानी कि अभी मान लीजिए कि 2600 अभी गोल्ड प्राइसेस है और $30 है आपको सिल्वर प्राइसेस। तो 2600 डिवाइडेड बाई 30 ये हमारा एक रेंज होता है। और इससे हम रेशियो निकालते हैं। तो जैसे जैसे ये रेशियो नीचे की तरफ आता है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि रेशियो जो है सिल्वर अप्रिशिएट होगा और गोल्ड अप्रिशिएट होगा। इसके ऊपर जाने का मतलब यानी कि यहाँ की 2012 से लेके 19-20 तक ये सिल्वर बिल्कुल रेशियो बिल्कुल हायर साइड गया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड कम हुआ था, प्रोडक्शन ज्यादा था यहाँ पे, मतलब नॉर्मल था, डिमांड कम हुआ था। लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन था जब बार बार यहाँ पे रिसेशन हिट कर रहा था। ये देख रहे हैं 2008 में सब प्राइम आया, फिर एशिया में स्लो डाउन आया, बारी बारी से यहाँ पे फिर कोविड आया। वैसे केस में क्या हुआ कि गोल्ड की सेफ हेवन बाइंग बनी, और सिल्वर का जो सेफ इंडस्ट्रियल डिमांड था वो कम होता हुआ चला गया, जिसकी वजह से ये सिल्वर का जो ये जो रेशियो है गोल्ड सिल्वर रेशियो 32 से कम ये 119 के करीब आ गया था। यानी कि इस टाइम पीरियड में गोल्ड ने लगातार सिल्वर को यहाँ पे आउट परफॉर्म करा था। फिर यहाँ से सिल्वर अप्रिशिएट हुआ और गोल्ड प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ गए थे। अब माहौल क्या है? अब लग रहा है कि $87.13 जो रेशियो जो है ये यहाँ पे अप्रिशिएट होके पहला तो 83.5 का है, दूसरा अगर अप्रिशिएट होता है तो ये करीब करीब 80 के करीब आएगा, यानी कि 80:1 का रहेगा। यानी कि हो सकता है कि गोल्ड में हम ज्यादा फॉल आता हुआ देखें और सिल्वर में हम कम फॉल आता हुआ देखें, या इन बिटवीन सिल्वर एक अपसाइड रैली ले और गोल्ड की रैली में पॉज आए, जो कि हम अक्सर आता हुआ देखते हैं। अब आप कहेंगे कि प्राइस चार्ट पे इसको समझाइए, तो चलते हैं प्राइस चार्ट पे। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही थी कि एक आपको यहाँ पे और भी चीज दिखाती हूँ। ये एनुअल प्राइस मूवमेंट है सिल्वर का, एमसीएक्स और कॉमिक्स का। ये जो ग्रीन है मेरे ख्याल से ये आपको विजिबल है या नहीं, मैं दोबारा इसे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हो सकता है ये आपको विजिबल ना हो। बिल्कुल आपको ये विजिबल नहीं था, ये गड़बड़ हो जाता ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सिल्वर के जो है ये एमसीएक्स प्राइसेस है और कॉमिक्स प्राइसेस है। ये ग्रीन वाला आपको दिखा रहा है एमसीएक्स प्राइस, सॉरी कॉमिक्स प्राइसेस, और ये एमसीएक्स प्राइसेस है। ये आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक होता है जब करेंसी में मूवमेंट होती है, इतना बड़ा बड़ा गैप आता है। और अभी भी अपनी करेंसी जो है वो यहाँ पे डेप्रिशिएट हुई है। और इस बार उम्मीद है, मतलब मार्केट में फियर है कि अपना रुपया जो भी 86 के करीब है ये 90 पर डॉलर के करीब जा सकता है। तो अपना जो चांदी है वो प्रीमियम पे चलेगा। और ये देख रहे हैं ये लगातार प्रीमियम पे चला है। ये ऑरेंज लाइन है, ये अपना एमसीएक्स सिल्वर है, ये लगातार आपको प्रीमियम पे चला है। इसमें करेंसी फैक्टर का बहुत ज्यादा योगदान है। तो अभी तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एट पार ये क्रॉसओवर की तरह दिख रहा है। लेकिन अपना करेंसी अगर लगातार इस तरीके से अप्रिशिएट डिप्रिशिएट होता रहा तो हमारा जो सिल्वर है ये आने वाले समय में भी इस तरीके से ही चलेगा, और एक डाउनसाइड जो है वो यहाँ पे मेंटेन करता रहेगा। तो करेंसी फैक्टर को आप जरूर देखिएगा। अब सीधा सीधा हम चलेंगे चार्ट्स पे, क्योंकि चार्ट्स पे ही आपको अब मैं यहाँ पे आउटलुक देना चाहूंगी, क्योंकि चार्ट्स पे आउटलुक दूंगी तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा।
ज्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं करूंगी, ये हमारा लास्ट लेग होगा। यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे समझाना चाहूंगी। और मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट लिया है। मंथली चार्ट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि, या मैं वीकली यहाँ पे ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं लंबा टाइम फ्रेम लेना चाह रही थी। क्योंकि ये कोई इंट्राडे या एक दो दिन के लिहाज से मैंने ये नहीं बनाया है। अब यहाँ पे हम लेते हैं एक्सटेंशन ही ले लेते हैं। इसमें मैंने एक क्लिक डाला, और यहाँ पे लेते हुए, सॉरी, इसको मैं वो करती हूँ। अ, यहाँ पे मैंने ये वाला ले लिया। जरा सा वेट करिएगा क्योंकि थोड़ा सा ये हो रहा है। ये मैंने एक्सटेंशन ले लिया। अब मैंने यहाँ पे किया, एक मैंने हाई से ले लिया, यहाँ पे क्लिक आया। फिर मैंने दूसरा क्लिक ले लिया जो कि यहाँ पे वीकली पे काफी दिनों से इस सपोर्ट को ले रहा है। अब जब आप इस सपोर्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो रैली है ये कहाँ तक रह सकती है। जब आपको नंबर जानना काफी जरूरी है। ये $32.64 तक हो सकता है, और नेक्स्ट हमारा $33.5 तक यहाँ पे आ सकता है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि हमारा अगर कॉमिक्स में अगर यहाँ से बढ़ता भी है तो उसके बाद ये $32.6 के करीब आएगा। और 50% यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है तो $33.6 के करीब आएगा। और 61% के करीब होता है तो $34.62 के करीब यहाँ पे आ सकता है। ये आप एक स्नैपशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डाउन साइड यहाँ पे कितना, मतलब यहाँ पे आ सकता है। तो डाउन साइड जानना बहुत जरूरी है। मैंने रिसेंट हाई से यहाँ पे लो का ही एक बार ले लिया यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर हम नीचे तक का हम लेते हैं तो मेरे ख्याल से डाउन साइड आता भी है तो $30.6, $7 से लेके $28 तक यहाँ पे आ सकता है। अगर यही हम यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के बदले अब यहाँ पे हम आता हुआ देखें कि हमारे घरेलू बाजार में ये वीकली पे क्या दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये मैंने रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगा के रखा हुआ था। तो अगला जब फॉल आएगा, तो अगला फॉल आएगा तो क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या आता हुआ देख सकते हैं। एक तो आप सपोर्ट यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं, 85,000 के करीब का, 87,000 के करीब का ये एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट को अगर ब्रीच करता है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं 83,000। यानी कि अभी अगर अपसाइड आता भी है तो 95,000 पे हमारा ये रुक जाएगी रैली। 95,000 पे नहीं रुकती है अगर, तो ही जाके हम यहाँ पे 1 लाख वाला लेवल आता हुआ देखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस लेग में 95,000 पे रुक जाना चाहिए। और फिर अगर डाउन साइड आता है तो हम डाउन साइड में पहले 89,000 ये वाला लेवल रखेंगे। 89,000 तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट आ जाना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा बनेगा सपोर्ट, ये 86,600 का बनेगा। और फिर बनेगा 83,455 के करीब का। और इसका जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन आपको होना चाहिए करीब करीब फरवरी से लेके मार्च तक। ये आपको करेक्शन जो है 83,500 का, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको 95,000 इमीडिएट आप मानिए कि एक रेजिस्टेंस मिलेगा। उससे ऊपर 97,000। लेकिन मेजर सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है 86,500, और फिर यहाँ पे 83,500 के करीब का। वहां पे आप ETF बाइंग भी कर सकते हैं, वहां पे आप फिजिकल में भी बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे पोजिशनल कॉल भी ले सकते हैं। अगर इंट्राडे के लिए आपको करना है तो चैनल से जुड़े रहिएगा। इंट्राडे बेसिस पे मैं यहाँ पे डेली लेवल्स को शेयर करती हूँ। तो वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं अगला फिर एनर्जी सेक्टर पे चाह रही हूँ वीडियो बनाना, तो उसके लिए फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।